प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में लगभग 8 ऑनलाइन कक्षाएं आपकी इस द्वितीय प्रश्न पत्र की हुई थी, जो जुलाई माह के पाठ्यक्रम पर आधारित थी, जिसमें हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का वर्गीकरण, हिंदी का जन्म, हिंदी के विविध अर्थ और विकास के प्रमुख चरणों को हमने पढ़ा। साथ ही प्राचीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा इस संदर्भ में और हिंदी की प्रमुख बोलियों पर भी हमने विस्तार से चर्चा की है। आधुनिक आर्य भाषाओं पर हमने चर्चा की है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो अगस्त माह का जो पाठ्यक्रम है आपका, उसमें अवधी भाषा, ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा का उद्भव, विकास, इनकी प्रमुख बोलियों और विकास के प्रमुख चरणों को हम पढ़ेंगे जो पाठ्यक्रम है आपके। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अवधी भाषा का उद्भव और विकास। ये जो तीनों भाषाएं जो आप पढ़ने जा रहे हैं, आप अवधी, ब्रज और राजस्थानी, इसके ऊपर आपके मुख्य परीक्षा में 20 अंकों का एक प्रश्न आएगा, वो अथवा में होता है और उनमें से एक प्रश्न आपको परीक्षा में हल करना होता है। और जो जुलाई माह के पाठ्यक्रम पर आधारित जो पिछले जो 8 ऑनलाइन वीडियोज मैंने कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर उसके लिंक भेजे हैं और यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, उनमें से भी आपके जो प्रश्न आएगा वो हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित होगा, या हिंदी भाषा के वर्गीकरण से संबंधित होगा, या मध्यकालीन या प्राचीन आर्य भाषा, या मध्यकालीन आर्य भाषा, या आधुनिक आर्य भाषाओं पर होगा, या आधुनिक आर्य भाषाओं के प्रमुख विकास या आधुनिक आर्य भाषाओं का प्रमुख परिचय से संबंधित होगा। तो कुल इस प्रश्न पत्र में 40 अंक का आपका भाषा विज्ञान है, जिसके ऊपर 20-20 अंकों के 2 प्रश्न आपके आएंगे। तो 20 अंक का अध्ययन आपने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में कर लिया, और अब जो 20 अंकों का जो प्रश्न आ रहा है वो आज की ऑनलाइन कक्षा में अवधी भाषा पढ़ेंगे। अगली ऑनलाइन कक्षाओं में ब्रज और राजस्थानी भाषाओं पर हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं अवधी भाषा का उद्भव और विकास। इसके ऊपर टिप्पणी लिखिए। देखिए, अवधी का उद्भव सामान्यतः अर्धमागधी से माना जाता है। इसे कोसली, भैंसवाड़ी आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। यद्यपि अवधी का शुद्ध साहित्यिक रूप भक्ति काल में प्रस्तुत हुआ था, यानी जन्म हुआ था, लेकिन इसका बीज रूप हमें प्राचीन साहित्य में यानी आदिकालीन साहित्य में भी प्राप्त होता है। वंशीधर कृत प्राकृत पेंगलम 9वीं से 14वीं शताब्दी तक, रोडाकृत द्वारा रचित राहुल वेल 11वीं शताब्दी में, और विद्यापति द्वारा रचित कीर्तिलता 14वीं शताब्दी में जिस अवहट भाषा का प्रयोग हुआ है उसमें भी अवधी का रूप स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। तो ये जो रचनाएं हैं, प्राकृत पेंगलम, रोडाकृत, राहुल वेल, कीर्तिलता आदि, इनमें हमें अवधी भाषा का आरंभिक रूप देखने को मिलता है। साहित्यिक अवधी में जो पहला ग्रंथ हमारे सामने आता है वो है मुल्ला दाऊद कृत चंदायन 1370 ईस्वी है। इसकी भाषा में काफ़ी साहित्यिक प्रौढ़ता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि अवधी में काव्य रचना की परंपरा कुछ समय पहले से शुरू हो गई थी। इसके अतिरिक्त जायसी कवि ने, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने पद्मावत लिखा था 1540 ईस्वी में। यह अवधी लौकिक अवधी का एक श्रेष्ठ ग्रंथ है, महाकाव्य है। इसी तरह इन्होंने अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्रलेखा, मसलानामा आदि अवधी भाषा में रचनाएं लिखी हैं। पद्मावत जायसी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं और इसकी प्रसिद्धि का आधार भी यही है, अवधी भाषा। इसमें अवधी अपनी ग्राम्यता से युक्त होकर भी साहित्यिक विशेषताओं से युक्त हैं।
मुल्ला दाऊद एवं जायसी की कवित्व शक्ति से प्रभावित होकर अन्य सूफी कवियों ने भी अवधी भाषा में प्रेम काव्य रचने की परंपरा डाली, जिसमें प्रमुख हैं मंजन कवि द्वारा रचित मधुमालती जो 1545 में प्रकाशित हुई, ज्ञान कवि द्वारा रचित कथा कलावंती 1612 ईस्वी, उस्मान कवि द्वारा रचित चित्रावली 1613 ईस्वी, शेख नबी कवि द्वारा रचित ज्ञानदीप 1619 ईस्वी आदि उल्लेखनीय हैं। अवधी भाषा का साहित्यिक रचनाओं में प्रयोग सूफी कवियों के उपरांत राम भक्त कवियों ने भी किया, जिनमें तुलसीदास जी प्रमुख हैं। तुलसी जी ने अपना रामचरितमानस महाकाव्य अवधी भाषा में ही लिखा है। इनके अतिरिक्त माधव दास जी ने राम रासो, अग्रदास जी ने राम ध्यान मंजरी, ईश्वर दास जी ने भरत मिलाप, हृदय राम कवि ने हनुमान नाटक आदि अवधी भाषा में रचनाएं लिखी हैं। जायसी की अवधी भाषा ठेठ ग्रामीण अवधी हैं, जबकि तुलसीदास जी के अवधी शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित अवधी हैं। संस्कृत के विद्वान होते हुए भी तुलसीदास जी ने अपनी अभिरुचि लोक भाषा में ही की है। उनकी अवधि में संस्कृत की कोमलकांत पदावली का सुंदर प्रयोग भी उपलब्ध होता है। तुलसी का ब्रज भाषा पर भी समान अधिकार था। उन्होंने कवितावली और विनय पत्रिका की रचना भी ब्रज भाषा में ही की है। काव्य भाषा के रूप में परिष्कृत अवधि का रूप विन्यास काव्य भाषा के रूप में परिष्कृत अवधि का रूप विन्यास देखकर ही तुलसीदास जी या तुलसी काव्य के जो समीक्षक हैं डॉक्टर श्रीवास्तव साहब ने तुलसी की भाषा के संदर्भ में लिखा है कि उनकी भाषा में वाल्मीकि की स्वाभाविकता, व्यास कवि की समाज शक्ति, भारवी का अर्थ गौरव, बाणभट्ट का लालित्य, कालिदास की प्रासादिकता और चंद्र कवि यानी चंद्र बरदाई की अनेक रूपता, कबीर की ओजस्विता, जायसी की ठेठ रूपता यानी ग्रामीण अंचल की भाषा का प्रयोग और सूर की माधुरी मर्यादित और समन्वित रूप में विद्यमान है। आधुनिक काल में पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने कृष्णायन की रचना अवधी भाषा में ही की है, जो कृष्ण चरित्र को प्रस्तुत करने वाला महाकाव्य हैं। रमई काका भी अवधी के कवि हैं। अतः स्पष्ट है कि अवधी एक जीवंत भाषा है और आज भी विकास के पथ पर अग्रसर हैं। उसमें आज भी परिवर्तन हो रहे हैं। यदि अवधी भाषा के पूरे विकास पर हम ध्यान दें तो ये स्पष्ट हुए बिना नहीं रहता है कि मध्यकाल में अरबी फारसी के शब्द इसमें आ गए तो आधुनिक युग में अंग्रेजी के शब्द भी आए हैं। इधर बोलचाल की अवधि खड़ी बोली से प्रभावित भी हुई है। अवधी भाषा की कुछ व्याकरणिक विशेषताओं पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। देखिए, अवधी में ए ओ ये जो संयुक्त स्वर हैं के ह्रस्व एवं दीर्घ दो ही रूप हैं। ऐ और औ नहीं, केवल ए और ओ दो ही स्वर अवधी में चलते हैं, संयुक्त स्वर। दूसरी विशेषता देखिए, अवधी में केवल एक से है। से तीन हैं, पहला तालव्य, दूसरा मूर्धन्य, तीसरा दंत्य, यानी इन तीनों के स्थान पर केवल इस दंत्य से का प्रयोग ही अवधी भाषा में हो रहा है या हुआ है। तीसरी विशेषता है हिंदी का जो री स्वर है, जो संस्कृत का री स्वर है, हिंदी की तद्भव शब्दों में आकर के वो री बन जाता है। तो इस अवधी भाषा में इस री स्वर के स्थान पर री, र में छोटी की मात्रा री का प्रयोग होता है, ये इसकी विशेषता है। चौथी विशेषता देखिए, इसके अनेक शब्दों में अकारण अनुनासिकता है, यानी अनुनासिक वर्णों का प्रयोग होता है, अनुस्वार का अधिकतम प्रयोग होता है। पांचवी विशेषता देखिए, इसमें घोषीकरण की प्रवृत्ति है, जैसे भक्त को भगत। अगली छठी विशेषता देखिए, मध्य या अंत में आने वाला ल,
व्यंजन र में परिवर्तित हो जाता है, जैसे अंजलि, अंजूरी, हल, हर, आलस्य, आलस या आरस आदि। सातवीं विशेषता देखिए, अवधि में संज्ञा के 3 रूप हैं। जैसे सामान्य रूप है गौड़, दीर्घ रूप है गौड़वा और दीर्घतर रूप होता है गौड़ोना। और अवधि भाषा में अगली 8वीं विशेषता देखिए, कारक, क, कह, कु, कैया, करी, मैं, माई, मांझ आदि कारक चिन्ह यानी इन कारक शब्दों का प्रयोग होता है, कारकीय चिन्हों का प्रयोग होता है, विभक्तियों का प्रयोग होता है। अगली 9वीं विशेषता आपके सामने सर्वनाम, मैं, हम, मो, मोई, हमई, मोर, हमार, तेही, तोहरे, तुमार आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है अवधि भाषा में। 10वीं विशेषता देखिए, सहायक क्रियाएं, भा, भायन हो गया, भई अर्थ देखिए हो गया, हो गए, भय यानी हो गए, भयो यानी हो गया, भइल यानी हो जाएगा। इस तरह की ये सहायक क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं। और क्रियाओं में ब, ई, उ जुड़ जाता है, जैसे देखना का देखब, देखई, देखव रूप अवधि भाषा में प्रचलन में है। इसी तरह से करना क्रिया को देखिए, करब, करई, करौ आदि क्रियाओं के रूप करदंत रूप प्रचलन में है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था अवधि भाषा का उद्भव और विकास। इसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की है। और ये जो PDF नोट्स हैं इनके, इस अवधि भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित, ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर कर दिए हैं। साथ ही ये जो वीडियोज जो बन रहे हैं, हम बना रहे हैं, ये वीडियोज कॉलेज के YouTube चैनल CCE राज पर हम इसको अपलोड कर रहे हैं और उनका लिंक भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। वहाँ से आप अच्छी तरह से इनको देखें, सुने, पढ़ें। साथ ही यदि आप पहली बार इन वीडियोज को देख रहे हैं तो आप इनको सब्सक्राइब जरूर करें, हर वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। अगली जो ऑनलाइन कक्षा हमारी होगी वो ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा के उद्भव और विकास और उनकी प्रमुख बोलियों से संबंधित होगी। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।